क्या आप वर्किंग प्रोफेशनल से रिसर्च राइटिंग से डरते हैं? क्या आपका रिसर्च वर्क बार बार रिजेक्ट हो रहा है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए। तो ये वेबिनार उन सभी लोगों के लिए है जो रिसर्च राइटिंग जैसे थीसिस, सिनॉप्सिस, पेपर राइटिंग, पब्लिकेशन वो सब करना चाहते हैं। तो जो लोग मुझे अभी तक नहीं जानते, मैं गितेश गुप्ता, CEO ऑफ एमले प्राइवेट लिमिटेड। तो ये वेबिनार आपके सभी सवालों का जवाब देगा। तो इस वेबिनार को बिना स्किप किए आखिर तक देखिए, क्योंकि इस वेबिनार के बीच बीच में मैं कुछ छोटे छोटे सरप्राइजेस भी लाया हूँ आपके। डॉक्टर पल्लव को काफी एक्सपीरियंस है रिसर्च राइटिंग में, और रिसर्च राइटिंग के अलावा भी काफी क्षेत्रों में इन्हें एक्सपीरियंस है। डॉक्टर पल्लव PhD कंप्लीट कर चुके हैं इंडिया की काफी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से। और हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट हैं मिस विभा खेमानी हैं। मिस विभा खेमानी फिलोसफिकल रिसर्चर हैं और इन्हें भी काफी एक्सपीरियंस है रिसर्च राइटिंग में। रिसर्च को करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए आज मैं अनुरोध करूंगा हमारे जो एक्सपर्ट हैं रिसर्च के अंदर, तो वो हमें रिसर्च के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाएं। सो मैं अनुरोध करना चाहूंगा मिस्टर पल्लव जी को। सो पल्लव जी, आप एक्सप्लेन करेंगे रिसर्च के बारे में कि सर रिसर्च इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता जा रहा है। काफी इंफॉर्मेशन, काफी हमारे जो रिसर्चर होते हैं वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इनके लिए मैं चाहूंगा डॉक्टर पल्लव, आप रिसर्च के बारे में बताएं कि रिसर्च इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता जा रहा है और रिसर्च में कौन कौन सी ऐसे आप टिप्स देना चाहेंगे। सो आई रिक्वेस्ट टू डॉक्टर पल्लव, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट रिसर्च। हाँ, अभी ठीक है। हेलो, thank you Mr. Deepak, thank you for allowing me to speak. थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो मैं सबसे पहले आप लोग जितने भी वेबिनार में आए हैं उन सबका थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये वेबिनार को अटेंड किया है, जो कि एमले प्राइवेट लिमिटेड होस्ट कर रहा है। एमले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको A to Z सर्विस प्रोवाइड कराती है, फ्रॉम एजुकेशन टू राइटिंग। इसके अलावा मैं एमले प्राइवेट लिमिटेड और उनके जो मैनेजमेंट है उनको भी थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की ताकि मैं आप सब लोगों से बात कर सकूँ और आप लोगों को थोड़ा रिसर्च के बारे में बता सकूँ। अगर हम लोग बात करें रिसर्च के बारे में कि रिसर्च एक्चुअल में होता क्या है, और आप लोग अगर गूगल के ऊपर जाके सर्च भी करेंगे कि रिसर्च है क्या, तो आपको मिलेगा कि रिसर्च एक साइंटिफिक वे है इंफॉर्मेशन को गैदर करने का। लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल इंडिविजुअल से बात करेंगे कि रिसर्च हम क्यों करते हैं, तो वो आपको ये बताएगा कि भाई हम लोगों को PhD की डिग्री लेनी है, इसलिए हम लोग रिसर्च करते हैं। लेकिन एक्चुअल में रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ PhD की डिग्री लेना नहीं है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप रिसर्च करने के तरीके को अपने लाइफ में अडॉप्ट करें और आपका जो मेंटल लेवल है वो आपका डेवलप हो किसी भी चीज़ को टैकल करने के लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एमले जो कंपनी है उन्होंने अपने जो मेंबर्स हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हम लोग के जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह हैं, उन सब के लिए हम लोगों ने एक ये वेबिनार की सीरीज़ होस्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये पहला इंट्रोडक्टरी सेशन है, जिसमें हम आपको रिसर्च के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे कि रिसर्च एक्चुअल में है क्या, इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं ताकि आप आगे आएँ और रिसर्च करें, आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, रिसर्च का मेन प्रोसीजर क्या है, किस तरह से रिसर्च की जाती है। तो ये सब चीज़ें हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो सब चीज़ें सीखें यहाँ से। और हमारे जो प्रेजेंटर हैं विभा जी, वो आपको इन सब डिटेल्स के बारे में बताएंगी। अगर मैं विभा जी के बारे में कहूँ तो ये एक काफ़ी लंबे टाइम से स्कॉलर रही हैं। इन्होंने रिसर्च से जुड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और अभी ये फ़िलहाल एक साइंटिफिक जो राइटिंग टीम है उसको हेड भी कर रही हैं और क्वालिटी में भी ये इन्वॉल्व। तो विभा मैम, आप जो है रिसर्चर के बारे में, रिसर्च के बारे में थोड़ा सा बताएं और एक इंट्रोडक्टरी ब्रीफ दें कि एक्चुअल में रिसर्च होती क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सब चीज़ें। और विभा मैम के प्रेजेंटेशन के बाद में हम लोग जो है आपकी क्वायरीज लेंगे और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको रिजॉल्व करेंगे।
थैंक यू पल्लव सर इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एंड वेलकम एवरीवन। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ आज के हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को कि आपने बीइंग वर्किंग प्रोफेशनल्स एक संडे के दिन आपने ये समय एक अच्छी डायरेक्शन में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। आई एम वेरी थैंकफुल। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर मैं थैंक करना चाहूँ तो वो है हमारी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन एमले प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि पहले वर्ल्ड स्टार के नाम से आप लोग जानते होंगे। एमले जो है उन्होंने ये प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज किया और हमें लाइक मुझे और पल्लव सर को, दीपक सर को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम आए यहाँ पे और अपनी एक्सपीरियंसेस के साथ आपसे इंटरैक्ट करें, आपकी जो क्वेरीज हैं उन्हें रिजॉल्व करें। और जो एक डर होता है मन में कि पीएचडी है कैसे करेंगे, रिसर्च है कैसे करेंगे, उनके बारे में हम आपका थोड़ा नॉलेज बढ़ाएं और आपको एक सही दिशा दिखा सकें कि आप किस तरह से अपनी पीएचडी को लीड कर सकते हैं। ऑल्सो बहुत ही अच्छे से बताया है पल्लव सर ने, इंट्रोडक्शन जो दिया है कि रिसर्च क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जैसे कि सर ने बताया कि होना चाहिए कि आप अपनी स्किल्स को डेवलप करें। पीएचडी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, नो डाउट इन दैट आप करेंगे, पर उसके साथ साथ अगर आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते हैं, तो अगर मैं हमारे सीईओ सर को कोट करूं तो इफ़ यू डोंट अपग्रेड योरसेल्फ यू आर एक्चुअली डाउनग्रेडिंग योरसेल्फ, राइट। तो अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं रियली अपने आप को, तो आई एम श्योर इसीलिए आज आप यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ। सो विदाउट कंज्यूमिंग मच टाइम मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ अपने एजेंडा की तरफ। और इसके लिए मैं अगर बात करूँ, सबसे पहले जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो ये वर्ड है पहला हमारा जो है रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, व्हाट इज़ अ रिसर्च, राइट। ये ही हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है। तो अगर एक नॉर्मल इंसान हो, कोई भी आपके और मेरी तरह हो, जो हम किसी भी नई चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, हम क्यूरियस होते हैं किसी बात को पढ़ने के लिए या किसी बात के बारे में जानने के लिए, तो हम जनरली क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे उस टॉपिक का नाम और उसकी सर्च करेंगे, और जो स्टार्टिंग की 2-3 सर्चेज आती हैं उन्हें पढ़ के हम उसके बारे में नॉलेज गेन कर लेंगे, राइट। हमारा डाउट जो है वो सॉल्व हो जाएगा कि ये चीज़ होती क्या है, या जो हम पढ़ना चाहते थे उसका आंसर हमें मिल गया। पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये जो आंसर्स हमें मिल रहे हैं, जो सर्च हम कर रहे हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कहाँ से आ रही है, किसने ये आंसर्स लिखे हैं, ये कितने सही हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम नहीं सोचते हैं। यही फ़र्क होता है बेसिकली एक गूगल सर्च में और एक रिसर्च में, राइट। तो अगेन कमिंग बैक टू पल्लव सर्च पॉइंट, व्हाट इज़ अ रिसर्च, जैसे सर ने बताया एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है रिसर्च करने का। ये तो हो गई चलिए माने कि थियोरेटिकल डेफिनेशन, लेकिन बेसिकली अगर मैं बताऊं 6 चीज़ें जो मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ जो रिसर्च का पार्ट होती हैं। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आप कितने मोटिवेटेड हैं, आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए रिसर्च के लिए, आपके टाइप्स क्या हैं रिसर्च के, ये सारी चीज़ें, आपके प्रॉब्लम्स क्या आप इनकाउंटर करते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती है ये आपकी रिसर्च को डिटरमिन करती हैं। तो आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि रिसर्च क्यों कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द 2-3 years ऑफ पीएचडी विच एवर प्रोग्राम इट इज़, आपका जो है कंक्लूजन वो आपको मिल जाना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो बेसिकली यही फ़र्क होता है एक नॉर्मल सर्च में और रिसर्च में, राइट। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ पीएचडी एज वर्किंग प्रोफेशनल्स, रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है डिटरमिन करना। वही आपका जो है कह सकते हैं डिसिसिव फैक्टर होता है जिसके ऊपर आपकी पूरी रिसर्च डिपेंड करती है, राइट। किसी भी काम को करने के लिए लाइफ में हमारा ऑब्जेक्टिव गोल बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, बहुत ही एग्जैक्ट होना चाहिए और बहुत अचीवेबल होना चाहिए। अगर मैं कहूँ, अगर आपने पढ़ा भी होगा तो स्मार्ट गोल्स कहते हैं, राइट। इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, आपका मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव को क्रिएट करने के लिए, राइट। तो मान लीजिए कि आपको पता है कि आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं, राइट, इसीलिए आप पीएचडी टेकअप कर रहे हैं, इसीलिए आप रिसर्च करने आए हैं, आपने डिसीजन लिया है। लेकिन ऑब्जेक्टिव को बनाना बहुत ही कह सकते हैं कि क्रूशियल चीज़ होती है। बहुत आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है, आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो डिटरमिन करता है आपका पूरा आगे का रिसर्च कैसे होगा, प्रोसेस क्या होगा, एवरीथिंग। तो इनिशियली क्या होता है कि जब आप टॉपिक सिलेक्ट करते हैं या फिर रिसर्च एरिया सिलेक्ट करते हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि इट इज़ वेरी वास्ट, इट इज़ अ ब्रॉड टॉपिक, और उसमें एक ऑब्जेक्टिव या मान लीजिए 2 या 3 ऑब्जेक्टिव जो हैं वो डाउनलाइन करना थोड़ा क्रूशियल होता है। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई ऐसी एक्सपर्ट हेल्प अवेलेबल है जैसे कि एमले आपको प्रोवाइड कर सकता है, तो वो जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों का, वो आपको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव कैसे डिसाइड करें
आप अपने ऑब्जेक्टिव को किस तरह से फ्रेम करें, उसे लिखें ताकि वो अचीवेबल हो और उसका आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें, राइट। तो ये तो रही ऑब्जेक्टिव की बात, ठीक है। ये होती है रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करके पहले करने की बात, लाइक रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करते वक्त आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे पल्लव सर ने बताया कि आप कितने मोटिवेटेड हैं अपनी रिसर्च को लेके, तो अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली हम और आप जैसे कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, पर मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे लिए वर्क लाइफ बैलेंस करना ही अपने आप में बहुत ही क्रूशियल चीज़ हो जाती है। ऐसे में अगर मैं पीएचडी टेकअप कर रही हूँ, अभी मैं पीएचडी करना चाहती हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहूँगी और मैं बहुत सीरियस भी रहूँगी उसको लेके कि ओके मुझे मोटिवेशन है, मुझे रिसर्च करना है। लेकिन क्या 1 ईयर डाउन द लाइन, 2 ईयर्स डाउन द लाइन उतना मोटिवेशन मेरे में रहेगा, उतना मोटिवेशन एक रिसर्च स्कॉलर में रहेगा करने के लिए? तो उसका आंसर इज इट शुड बी देयर। रहेगा या नहीं, पर होना चाहिए, ज़रूरी है रिसर्च का मोटिवेशन होना। उसके रीजंस ये हैं कि आपको एंजॉय करना है अपना रिसर्च, लाइक इट शुड नॉट बी अ बर्डन कि सिर्फ करने की खातिर आप नहीं कर रहे हैं, आप एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं, आप एक्चुअली क्यूरियस हैं, या फिर आप कुछ ऐसा देना चाहते हैं दुनिया को जो कुछ नया है, जो आप कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के लिए आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो कोई एग्जिस्टिंग थियरीज पढ़कर आप कोई नई थियरी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्या वो आपका ऑब्जेक्टिव है? तो इसके लिए आप क्यूरियस होना चाहिए कि आप एक ऐसी थियरी दें जिसे लोग पढ़ना चाहें, जिसके लिए लोगों को इम्पैक्ट पड़े जिसको पढ़ने से। या फिर अगर आप मान लीजिए कि टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या आप आईटी बैकग्राउंड से हैं, तो आप कोई ऐसी ऐप बनाना चाहते हैं या कोई ऐसा आप मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं जो लोग रियल लाइफ में यूज़ कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मोटिवेट करती हैं, और बहुत ज़रूरी होता है मोटिवेटेड रहना एक रिसर्च को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। अब उसमें चैलेंज ये आता है कि कई बार आप इनिशियली, जैसे मैंने कहा, आप मोटिवेटेड तो हैं, पर जब आप एक्चुअली रिसर्च करते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस को फेस करते हैं जिसकी वजह से आपका मोटिवेशन जो है कई बार डाउन हो जाता है, या फिर कोई ऐसे अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाते हैं जहाँ पे आप स्टक हो जाते हैं, आपको आगे बढ़ने का कोई वे नहीं दिखता, आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, या फिर कोई गलती हो जाती है आपसे, तो कई बार जो है वो मोटिवेशन बहुत अफेक्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर आपके पास एक ऐसा फ्रेंड है जो एक्सपीरियंस्ड है, जो एक्सपर्ट है, तो आप तुरंत जाके उनसे पूछ सकते हैं कि आई एम स्टक हियर, मैं आगे क्या करूँ, या मैं इसको किस तरह से डायरेक्ट करूँ। लेकिन हेल्प यू, वो आपका मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। तो उससे क्या है कि ये सारी चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाएंगी फेस करना। चैलेंजेस तो आते हैं, पर उन्हें किस तरह से फेस करना है, किस तरह से उन्हें डायरेक्ट करना है, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तो ये तो हुई मोटिवेशन की बात। मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव भी आपने फिक्स कर दिया, आप मोटिवेटेड भी हैं थ्रू आउट द रिसर्च। फिर आती है बात कि आपका रिसर्च किस टाइप का है, राइट। तो जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए अभी कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उस तरह से आप ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे, टॉपिक फाइनलाइजेशन करेंगे, उसी के बेसिस पे होता है आपका रिसर्च टाइप कि आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन से टाइप का रिसर्च बेस्ट सूटेबल होगा। तो अब इसके लिए आप सोचेंगे कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो मैं नॉर्मली गूगल सर्च कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि किस तरह का रिसर्च सूट होगा, या फिर यू कैन ईजिली गो एंड टाइप के रिसर्च के कितने टाइप्स होते हैं, तो आपको कुछ 9-10 टाइप्स शायद गूगल से मिल भी जाएंगे, आप पढ़ भी लेंगे उसके बारे में। बट अगेन ये होता है कि किसी भी टाइप का रिसर्च इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो डिटरमाइन करती हैं आपके रिसर्च का क्या टाइप होगा। कई बार हाइब्रिड रिसर्च होता है, कई बार कोई ऐसा टाइप होता है जिसका एग्जैक्ट कोई शायद नाम नहीं होगा, पर उसे करना कैसा है उसका एक फॉर्मुलेटेड स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिफोर डूइंग द रिसर्च अगर आप यही नहीं डिसाइड कर पाए कि आपका रिसर्च का टाइप क्या है, आपका एनालिटिकल रिसर्च है, आपका अप्लाइड रिसर्च है, तो अगेन वो प्रॉब्लम्स आपको आगे चल के आ सकती हैं, इन द सेंस दैट कि अगर मान लीजिए कि आपने यूनिवर्सिटी से एक रिसर्च टाइप अप्रूव करवा दिया, पर डाउन द लाइन जब आपने रिसर्च की एक्चुअली तो फिर आपको रियलाइज हुआ कि मेरा रिसर्च टाइप तो शायद कुछ और होना चाहिए था, तो दैट कैन अगेन बी अ हर्डल, दैट कैन अगेन बी अ प्रॉब्लम। उसको भी ओवरकम करने का ऑफकोर्स यही एक तरीका है कि आप पहले प्रिपेयर्ड रहें, आपको पहले आइडिया रहे कि क्या टाइप का रिसर्च होना चाहिए। ऐसे में अगर कोई ऐसा पर्सन आपको मिले जिसने ऑलमोस्ट हर टाइप की रिसर्च की हुई है, जिन्हें हर एक के प्रोज एंड कॉन्स पता हैं, ये पता है कि कौन से रिसर्च में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट कैन बी वेरी बेनिफिशियल, राइट, दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू यू। आप उसको यूज़ करके उनका नॉलेज आप अपने बेनिफिट में ला सकते हैं और आप उस तरह से अपना रिसर्च टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें तो मान लीजिए हुई रिसर्च शुरू करने से पहले की बातें, राइट, कि आप कैसे करेंगे, ये पहले की बातें हैं। पर अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव इन प्लेस है, आप मोटिवेटेड हैं, आपका टाइप ऑफ रिसर्च सिलेक्टेड है,
अब बात आती है कि रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है। तो ये डायग्राम जो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा होता है रिसर्च प्रोसेस। ये हमने बेसिकली कुछ स्टेप्स आउटलाइन किए हैं आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप देखें तो एक काइंड ऑफ अ फ्लो चार्ट, ठीक है। पर अगर आप डिटेल में देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो शायद इस डायग्राम में रिप्रेजेंट भी नहीं होंगे क्योंकि ये एक जनरल डायग्राम है। पर अगर आप देखें तो सारे स्टेप्स जो हैं इन्हें कब किस तरह से फुलफिल करना है, कौन सा स्टेप किसको फॉलो करेगा, कई सारे स्टेप्स रिपीटेटिव होते हैं। अगेन कहीं पे आप देख रहे होंगे लूप में जो है फीडबैक के चैनल्स आ रहे हैं, तो विच मीन्स कि आपको कई बार गाइड का या यूनिवर्सिटी का फीडबैक लगता है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आपको किस तरह से फुलफिल करने हैं, किस स्टेप को कितना टाइम देना चाहिए, कहाँ पे आपको कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहिए, ये सारी चीज़ें थोड़ी क्रूशियल होती है समझना। अब आपके शायद माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों, मतलब अगर हमारे पास यूनिवर्सिटी गाइड अवेलेबल है तो फिर हम एक्सटर्नल गाइड के पास क्यों जाएं, दे कैन हेल्प अस, राइट। तो ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी गाइड्स हमें हेल्प करने के लिए ही हैं, वो करते भी हैं, वो अपना बेस्ट दे के भी आपकी हेल्प करेंगे, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू डू दैट। लेकिन कई बार क्या होता है कि उनके भी शायद कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ सम नॉर्म्स और ड्यू टू एनी रीजन शायद वो आपकी हेल्प ना कर पाएँ, या फिर कई बार क्या होता है कि टाइम की बहुत इशू आती है, आपका और उनका टाइम मैच नहीं हो रहा है, या वो आप जितना चाहते हैं उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या आप समवेयर बिकॉज ऑफ बीइंग वर्किंग प्रोफेशनल्स आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सारे चैलेंजेस आ जाते हैं जब हम यूनिवर्सिटी गाइड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। बट अगर उसके अलावा भी आपके पास कोई एक्सटर्नल गाइड है जिनका काम है ये कि वो आपका काम आसान करे, तो दैट कैन बी वेरी इजी, राइट। हम आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपका टाइम स्लॉट ले सकते हैं एंड एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड इन दैट वे, राइट। तो उस तरह से करके आप इस पूरे प्रोसेस को जो है इजीली आउटलाइन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, और वन बाय वन आप देखते ही देखते सारे स्टेप्स को अचीव भी कर सकते हैं। तो ये हमारी रिसर्च प्रोसेस रही। ड्यूरिंग द रिसर्च जब आप एक्चुअली कर रहे हैं पीएचडी रिसर्च, तो कुछ क्राइटेरियाज लगते हैं जो आपके फुलफिल करना मैं कहूँगी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो पहले तो जैसे हमने बताया कि ऑब्जेक्टिव पर्पस जो है वो आपका बहुत ही क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, प्रॉपरली पुट होना चाहिए इनटू वर्ड्स, अगर मैं कहूँ स्मार्ट होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ऑब्जेक्टिव को लेके। प्लस जो डिज़ाइन अभी आपने देखा, जो स्ट्रक्चर था प्रोसीजरल डिज़ाइन, वो बहुत ज़रूरी है कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या रहेगा, आप सर्वे करने वाले हैं, आप इंटरव्यू करने वाले हैं, आपके क्वेश्चनेयर्स कैसे रहेंगे, एवरीथिंग वो सारा जो है वो इनटू प्लेस होना चाहिए। पर इन सब के अलावा भी मैं कहूँगी कि हर एक रिसर्च में ये सारी चीज़ें तो होती है, बट एट द सेम टाइम मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैंने फेस किया है हमेशा इज़ दैट बहुत कम ऐसे रिसर्चर्स होते हैं जो परफेक्ट होते हैं। हर एक रिसर्च में कोई कमी, कोई लिमिटेशन होता है, कोई मैं कहूँगी फ्लॉज होते हैं। तो उसमें इट इज़ नथिंग टू फियर अबाउट, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नथिंग टू बी इग्नोर्ड अबाउट। मतलब कि अगर आपके पास पता है कि आपके रिसर्च में लिमिटेशंस हैं, तो उसे छुपाने का कोई सेंस नहीं बनता है, राइट। अगर आप ऑनेस्ट इनफ हैं, अगर आप वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है रिसर्च में हमारे ये लिमिटेशन है, तो आपकी प्रॉब्लम पहले तो वहीं आधी हो जाती है। प्लस अगर आप अपने यूनिवर्सिटी गाइड को बता सकते हैं कि ये लिमिटेशन है और इसे हम फ्यूचर स्कोप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दैट कैन अगेन बी द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। पर ये होगा कब? जब आपको खुद पता होगा कि लिमिटेशन क्या है। अब अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, हो सकता है कई बार इनिशियल स्टेजेस में आपको ना पता चले और आगे जाके आप रियलाइज़ करें कि यहाँ पे हम स्टक हो रहे हैं या ये लिमिटेशन हम फेस कर रहे हैं। तो तभी जो है उस चीज़ को मैं कहूँगी डायरेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि व्हाट नेक्स्ट, हाउ डू यू मैनेज दिस। पर अगर आप किसी ऐसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन से अपनी रिसर्च के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि पहले से ही वो जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये लिमिटेशन आ सकती है, ये जो है कमियां हम फेस कर सकते हैं हमारी रिसर्च में, वो प्रॉब्लम्स होंगी। तो वो अगर आपको पहले से गाइड करते हैं, आपको इन्फॉर्म करते हैं कि ये लिमिटेशन होगा, ऑल्सो आप उसको एज अ फ्यूचर स्कोप कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने बात की थी कि कुछ कई बार क्या होता है कि एग्जिस्टिंग थियरीज होती हैं और उन्हें हम उनके बेसिस पे हम कोई एक नया थियरी प्रपोज कर रहे होते हैं, राइट। तो हो सकता है कि उन एग्जिस्टिंग थियरीज में कोई लिमिटेशन था, कोई गैप था जिसे आपने फुलफिल कर दिया अपनी थियरी से। तो उस तरह से हमारी भी तो रिसर्च में वो गैप हो सकता है, राइट। तो अगर आप अपने गैप को, अपने लिमिटेशन को इस तरह से डायरेक्ट करें कि आगे जो फ्यूचर रिसर्च होगी इस पे वो फुलफिल हो जाए, वो लिमिटेशन वहाँ पे चली जाए, तो वही तो उसका सोल्यूशन है, राइट। उसी तरह से आपको वो बेस्ट वे में डायरेक्ट कर सकते हैं।
सो दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर आप अपनी गाइड से डिस्कस कर सकते हैं कि ये लिमिटेशन है हमारे रिसर्च का, बट दिस कैन बी फ्यूचर एनहांसमेंट, तो इट इज़ नॉट इन अ नेगेटिव वे, यू कैन डायरेक्ट इट उस तरह से कि वो एक फ्यूचर एनहांसमेंट की तरफ आप उसको डायरेक्ट कर लें, तो दैट कैन बी वेरी पॉजिटिव फॉर योर रिसर्च। तो ये सारी चीज़ें जो है क्राइटेरिया आप को मैनेज करने होते हैं ड्यूरिंग द रिसर्च। अब इन सब बातों के बाद भी कई बार जो एग्जिस्टिंग रिसर्चर्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स एनकाउंटर करते हैं। बीइंग इनटू दिस फील्ड मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं देखे हैं जो लोग फेस करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है लैक ऑफ ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग कैन बी इन एनी सेंस कि आपको रिसर्च मेथडोलॉजीज़ के बारे में पता नहीं है, आपको सर्वेस के बारे में पता नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की जो साइंटिफिक ट्रेनिंग है वो अगर आपके पास नहीं है, और अगर आपके पास बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल इतना टाइम भी नहीं है कि आप ट्रेनिंग ले सकें पीएचडी के दौरान, तो क्या होता है कि ये एक बिगेस्ट चैलेंज शायद हो जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर एक्सपर्ट्स से आप मदद लेते हैं, उनके पास इन सारी चीज़ों की एक्सपर्ट ट्रेनिंग है, दे कैन यूज़ देयर नॉलेज फॉर योर बेटर पर्पस। तो वो चीज़ है कि ट्रेनिंग अगर आप किसी ट्रेन पर्सन से हेल्प ले रहे हैं तो आपकी लैक ऑफ ट्रेनिंग जो है वो वहाँ पे रिजॉल्व हो जाती है। अगेन दूसरी जो चैलेंज होती है वो कई बार ये होता है कि इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई रिसर्च टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा रेयर है या उसके बारे में आपको इतना रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो मैं कहूँगी कि हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन है लेकिन आपको सोर्सेज उस तरह से नहीं मिल रहे हैं। शायद आपके लाइब्रेरी सोर्सेज जो आप रेफर कर रहे हैं उनमें वो डेटा अवेलेबल नहीं है, या मे बी जिस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आप एक्सेस कर रहे हैं वहाँ पे आपको वो मिल नहीं पा रहा है। बट हो सकता है कि कहीं और से आपको वो डेटा सोर्सेज मिल जाएं, कहीं और से आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो अगेन दैट कैन बी अ चैलेंज विच कैन बी रिजॉल्व इस तरह से। ऑल्सो कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अभी करंट जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके बेसिस पे आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि बीइंग फ्रॉम इंडिया आप रशिया और यूक्रेन की जो कंट्रीज़ की लिमिटेशंस हैं, जो पॉलिटिकल लिमिटेशंस हैं, उनकी वजह से कुछ डेटा आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो दैट कैन बी अनदर चैलेंज कि आपने जब टॉपिक डिज़ाइन किया था तब आपका ऑब्जेक्टिव तो क्लियर था, लेकिन आप जब रिसर्च डेटा लेने गए तो आपको उतना डेटा ही नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कंट्री के रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो हो सकता है कि वो चीज़ आपको एक स्टक कर दे, या मे बी शायद आप उस करेक्ट कंक्लूजन को ड्रॉ ना कर पाएँ। तो वो चीज़ होती है कि नॉट बीइंग फ्रॉम अ प्रोफेशनल और मे बी आई वुड से रिसर्च बैकग्राउंड, दैट कैन बी अ चैलेंज। बट एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसा है जो आपको कर सकता है हेल्प इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने में, दैट कैन अगेन रिजॉल्व योर इशू, राइट। अगेन एक और चीज़ होती है कि टाइम अवेलेबिलिटी, जैसे कि मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ, आप का जो है वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाता है, आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है रिसर्च करने के लिए, पढ़ने के लिए चीज़ों को, और उसके बाद भी अगर मान लीजिए कि आपका टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो दैट कैन बी अ चैलेंज विच कैन अगेन बी रिजॉल्व इफ़ यू हैव एन एक्सपर्ट हेल्प। अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने सब कुछ मैनेज कर लिया, पर अगर आपका रिसर्च जो है सर्वे डिमांड कर रहा है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो रिलक्टेंट होती हैं, अपना इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहती। ऑफ कोर्स मतलब अगर आप और हम भी कहीं पे काम कर रहे हैं तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो है डिटेल्स कई बार हम किसी इंसान के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो इवन इफ आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं, अगर आपके पास इवन यूनिवर्सिटी का लेटर भी है, तो भी कई बार ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो आपको अपना कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर ना भी करें। तो ये प्रॉब्लम जो है अगेन आपके ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट कर सकता है। आपका जो कंक्लूजन है हो सकता है शायद वो आप ठीक से ड्रॉ ना कर पाएँ, आप एक्चुअल इंफॉर्मेशन पे वर्क ना कर पाएँ। तो अगेन दैट कैन बी अ बिग चैलेंज जो कि शायद ना आए या फिर शायद फुलफिल हो जाए अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपर्ट है जैसे कि ईमले, जिसको लोग जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जानती हैं, यूनिवर्सिटीज़ जानती हैं, तो दे कैन ट्रस्ट, एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है कि वो अपना शायद कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा एक बार शेयर भी कर दें और उस तरह से आपकी रिसर्च जो है फर्दर अल्टीमेटली एनहांस हो जाए, राइट। अदर दैन दैट दूसरा मैंने जो एग्जांपल दिया था कि आप एग्जिस्टिंग थियरीज पे काम कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि आप कुछ नया प्रपोज ही ना कर पाएँ, तो अगर आप ओवरलैप कर रहे हैं उन थियरीज को, या फिर शायद हो सकता है कि आप कुछ ऐसा प्रपोज कर दें जिससे वो पहले वाली थियरीज नेगेट हो जाए, वो उनका जो है कंक्लूजन अफेक्ट हो जाए, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि हम वो कर नहीं सकते। वो ऑलरेडी पब्लिश्ड थियरीज हैं, वो ऑलरेडी पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन है, हम उसको गलत नहीं दिखा सकते।
सो वो ओवरलैपिंग जो है वो एक चैलेंज हो जाती है। तो अगेन उसको किस तरह से डायरेक्ट करना है, किस इन्फॉर्मेशन की तरफ आपको अपने ऑब्जेक्टिव को प्लान करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती हैं। मैं कहूँगी शायद डिफ़िकल्ट हो सकती हैं एक इंडिविजुअल के लिए कर पाना। एंड अगेन लाइब्रेरी मैनेजमेंट की जैसे मैंने बात की थी, तो कई बार जो है बहुत सारा रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं हमारे पास, लेकिन उतने सारे रिसोर्सेज एक्सेस करने का हमारे पास मैनेजमेंट नहीं होता, टाइम नहीं होता। बट इफ़ यू नो कि कौन सा इन्फॉर्मेशन किस तरह के जर्नल्स में से हमें पढ़ना चाहिए, किस तरह के बुक्स हमें रेफर करनी चाहिए, इफ देयर इज समवन जो जानते हैं इन चीज़ों को, तो अगेन दिस इशू कैन बी रिजॉल्व। तो मैं कहूँगी कि दिस इज़ नॉट समथिंग टू फियर अबाउट, बट अगेन जैसे मैंने कहा, दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी इग्नोर्ड अबाउट। तो इन सारे कोड ऑफ कंडक्ट को, यूनिवर्सिटी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए अगर हम प्लान करते हैं अपना रिसर्च अकॉर्डिंगली, और हम कोई ऐसा फ्रेंड पसंद करते हैं, कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सके, तो दैट कैन अगेन बी वेरी गुड फॉर आवर रिसर्च। और हमारा जो PhD करने का सपना है, मैं कहूँगी कि वो एक तरह से आप अच्छी तरह से पूरा कर सकेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको शेयर की मेरे अपने एक्सपीरियंस से, पर हमने भी किसी से सीखा है, राइट। हमारे जो सीनियर हैं, जो पल्लव सर, जो इनिशियली आपसे मिले थे, डॉक्टर पल्लव सिंह, वो हमारे सीनियर हैं, हमने उनसे भी कई सारी चीज़ें सीखी हैं, राइट। तो अभी जो है मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि वो अपने कुछ अगेन एक्सपीरियंसेस जो मैंने कहा उसमें कुछ ऐड ऑन करें। एंड इसके चलते अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, याद रखिए, और जब आपको रेज करने को कहा जाए, आप प्लीज़ अपना हैंड रेज करिए, क्योंकि अनम्यूट करना मे रिजल्ट इन अ टेक्निकल ग्लिच, राइट। अगर हम सारे एक साथ अनम्यूट कर लेंगे, आप रेज हैंड कीजिए, आपकी क्वेरीज पल्लव सर, मैं और हमारे सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो टेकअप करेंगे। सो आई विल हैंड इट ओवर टू पल्लव सर। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। Thank you Vibha ma'am for this beautiful explanation. विभा मैम ने जो भी रिसर्च के बारे में एक्सप्लेन किया है, उसमें मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि ठीक है, आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हमारे इस वेबिनार से होता है कि एक्चुअल में रिसर्च क्या होती है, वहाँ पे क्या क्या हर्डल्स आते हैं, रिसर्च का प्रोसेस क्या है। लेकिन अब सारी चीज़ें ये होती है कि जब आप कहीं पे एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो आपकी फर्स्ट RDC होती है, उसमें आप लोगों को अपना एक रिसर्च प्रपोजल देना होता है। रिसर्च प्रपोजल में बेसिकली आप सजेस्ट करते हो कि आप किस टॉपिक पे वर्क करना चाहते हो और उस वर्क से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो वो एक प्रपोजल होता है, आप लोग जाते हैं, अपना वहाँ पे प्रेजेंटेशन देते हैं, ये चीज़ आप बताते हैं कि हमारा ये टॉपिक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, इन ऑब्जेक्टिव को हम ये मेथड्स यूज़ करके अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे। वहाँ पे फिर आपको कुछ सजेशन दिए जाते हैं कि आप अपना मेथोलॉजी ये अडॉप्ट कीजिए, ये आपको गलत है, ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव चूज़ करने के लिए आपको ये चीज़ वहाँ पे रखनी होती है कि वो ऑब्जेक्टिव आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए एक अच्छा खासा आप लोगों को लिटरेचर सर्वे करना जरूरी होता है। इसके अलावा टॉपिक राइटिंग या प्रपोजल के अलावा भी कई सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो थीसिस राइटिंग से पहले आते हैं। जैसे आपका सिनॉप्सिस राइटिंग, जब आपका पहला आर्टिकल हो जाता है, वहाँ पे आपका टॉपिक फिक्स हो जाता है, तो आप लोगों को जो भी मॉडिफिकेशन करने के लिए या जो भी आप लोगों को टिप्स दी होती है आपके मेथड के अंदर कि आप ये करेक्ट करो, वो सब आपको इंट्रोड्यूस करने होते हैं अपनी सिनॉप्सिस में, ताकि वो आपका एक ब्रीफ बन सके कि ये आपका टॉपिक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव है और किस तरह का मेथोडोलॉजी आप अपना अडॉप्ट करोगे। PhD के टाइम पे आप लोगों को अपने रिसर्च पेपर लिखने होते हैं, जिसमें आपको कई सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि रिसर्च पेपर लिखना भी एक वो होता है, उसमें काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है। तो रिसर्च पेपर लिखना, और जितना डिफ़िकल्ट किसी भी रिसर्च पेपर को लिखना है, उतना ही डिफ़िकल्ट उसको पब्लिश कराना भी है। रिसर्च पेपर हो गया, आपका रिव्यू आर्टिकल राइटिंग हो गया है। इसके अलावा आपके और भी कई सारे टास्क होते हैं, जैसे आप लोगों को टाइम टू टाइम अपने असाइनमेंट देनी होते हैं, हाफिली रिपोर्ट्स वगैरह देनी होती है। एट द एंड आपको अपनी थीसिस राइटिंग करनी है, जिसमें डिफरेंट आपके सेक्शंस होते हैं। तो ये सब चीज़ें जब एक इंडिविजुअल खुद से करता है तो वहाँ पे उसको काफ़ी सारी हर्डल्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि एट द एंड यूनिवर्सिटी के जो गाइड्स होते हैं उनके पास में इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको बच्चे की तरह से बैठ के हर एक चीज़ सिखाएंगे। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें रहती हैं कि आपके पास टाइम अगर ज़्यादा है तो आप खुद से उसको सीख के कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको अगर जैसे आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं
तो आपके पास में इतना टाइम नहीं होता, तो मेन चीज़ फिर आपके जो मेन हर्डल है वो वहीं से स्टार्ट होती है। तो आपको ऐसे में एक ट्रू फ्रेंड की ज़रूरत होती है कि जो आपके लिए हर तरह का सपोर्ट आपको प्रोवाइड करे, आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन प्रोवाइड कराए जहाँ पे आपका आना जाना इतना ना हो। तो ये सब हेल्प आपको जो है एमबीए प्रोवाइड करता है। और थैंक यू फॉर कमिंग। और दीपक सर, मैं आपको जो है टेक ओवर देना चाहूँगा ताकि आप क्वायरीज के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर पल्लव एंड मिस विभा खेमानी। सो आई होप हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिली है रिसर्च राइटिंग पर, और इसके लिए मैं अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर पल्लव एंड विभा। बट हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और ये कॉमन क्वेश्चन है, रिसर्च राइटिंग से बेस्ड हैं और पीएचडी एडमिशन से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। मेरा एक पहला क्वेश्चन डॉक्टर पल्लव आपसे है, क्या सर ये नेसेसरी है कि एंट्रेंस एग्जाम देना क्या नेसेसरी है? अगर है पीएचडी एडमिशन में नेसेसरी, तो इसमें एमले किस तरीके से सपोर्ट करता है? डॉक्टर पल्लव, मैं आपसे आंसर सर चाहूँगा। ठीक है सर, देखिए जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, तो वो इसलिए है कि आप जो है वहाँ पे प्री पीएचडी अपना एडमिशन ले सकें। अब यहाँ पे जो है 2 प्रोसेस होते हैं, या तो आपने जो है अपना कोई नेट क्वालिफाई किया हो या गेट क्वालिफाई किया हो, जिसके बिहाफ पे आप उस एग्ज़ाम से एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं क्वालिफाई की हैं तो आपको एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है आज के टाइम पे। और एमले उसमें आपको इस तरह से हेल्प कर सकता है कि एक तो आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकता है कि आप ये चीज़ें रीड आउट करें, क्योंकि जहाँ तक एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात है तो वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं, किस तरह का चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो जो प्रोबेबल चीज़ें होती है, आपको किस तरह से अपनी तैयारी करनी है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं हम लोग। इसके अलावा जो इंटरनल चीज़ें होती है, क्योंकि हम लोग उन यूनिवर्सिटी से ज़्यादा जुड़े होते हैं, हम लोगों को पता होता है कि वहाँ पे बैक में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है चीज़ों को लेके, तो एक तरह से वो हमारे लिए एडवांटेज रहता है कि हम अपने जितने भी स्कॉलर्स वगैरह हैं हम वहाँ पे उनकी हेल्प कर सकें। ठीक है, तो दीपक सर अगर आपके कोई और थैंक यू सो मच डॉक्टर पल्लव सर, थैंक यू सो मच। मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है विभा आपसे है, क्या ये नेसेसरी है फिजिकल अपीयरेंस फॉर कोर्स वर्क और क्लासेस के लिए? क्या बिल्कुल हमें जाना पड़ता है, हर एक स्कॉलर को जाना पड़ता है कोर्स वर्क क्लासेस के लिए? सर दीपक सर, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक कई सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ आती होगी, स्पेशली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो मैं बता दूं कि जो कोर्स वर्क क्लासेस की आप जो बात कर रहे हैं, तो कई बार ज़रूरी नहीं होता है क्लासेस में जाना, विच मीन्स कि यूनिवर्सिटीज़ जो आपकी कन्वीनियंस के लिए ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं, रिकॉर्डिंग्स हो गई, लाइव हो गए, वो सारे कुछ ऑर्गेनाइज करके रखते हैं आपके लिए। एंड डाउट सेशन वगैरह की जैसे बात होती है, कई बार वो भी ऑर्गेनाइज होते हैं। बट इट कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है जो यूनिवर्सिटी है उनके नॉर्म्स के ऊपर। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो मे बी ऑफलाइन क्लासेस में फिजिकल अपीयरेंस आपका एक्सपेक्ट करेंगी, तो उसमें भी कन्वीनियंस के लिए ऑप्शन होता है कि वो जो है वीकेंड्स पे क्लासेस रखते हैं, संडेज पे, या फिर नाइट में क्लासेस होते हैं कई बार कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। तो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन, पहली बात तो यूनिवर्सिटी नॉर्म्स, और दूसरा जो है कोविड-19 गवर्नमेंट रूल्स के ऊपर भी कई बार डिपेंड हो सकता है, जो कि अभी सिचुएशन है। पर अगर मैं बात करूं तो अगर एग्ज़ाम की जो बात है, जो हमारा जो कोर्स वर्क का फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, वो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफलाइन रखती हैं जिसमें आपको फिजिकली अपीयर होना होता है। अगेन इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नॉर्म्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, राइट सर? Deepak sir, I think you need to unmute yourself first, please. Thank you so much, मिस विभा खेमानी, बहुत ही अच्छा आपने आंसर दिया है। और मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डॉक्टर पल्लव जी से है, सर इसमें थीसिस सबमिशन के अंदर क्या क्राइटेरिया रहता है? थीसिस सबमिशन के अंदर इसमें कुछ क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे कि सर थीसिस का जो सबमिशन का क्राइटेरिया, अगर आप इसके बारे में कुछ शब्द बताना चाहें थीसिस सबमिशन में सर।
देखिए, थीसिस सबमिशन करते टाइम आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो टॉपिक लिया है, आपके ऑब्जेक्टिव उसके अकॉर्डिंग है और आपने अपने ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से जस्टिफाई किया। अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आपका जो गाइड है वो एक्सटर्नल आपकी थीसिस को पहले सबमिट ही नहीं होने देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका गाइड जो है थीसिस को सबमिट करवा भी देते हैं तो उसके बाद में आपकी जो थीसिस है वो 3 जगह पे एक्सटर्नल जो गाइड्स होते हैं उनके पास में जाती है, तो वहाँ पे वो कुछ ना कुछ आपके रिजेक्शंस लगा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, जैसे स्टार्टिंग से हम लोग आपको बता रहे हैं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आपने अच्छी तरह से अचीव किए होने चाहिए, ये एक मैंडेटरी चीज़ है। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कई बार ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होना, फॉर्मेटिंग ठीक से ना होना, आपका जो कंटेंट है वो वेल अलाइन ना होना, तो ये सारे भी इश्यूज़ है जिसकी वजह से रिजेक्शंस बाद में आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको पहले से ध्यान रखनी चाहिए। और देखिए, मैं आपको फिर यही इसमें रेकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आपको हमेशा मतलब कि हर एक स्टेप पे जो भी आप स्टेप चाहें वहाँ पे आपको एक एक्सपर्ट की ही ज़रूरत चाहिए। तो ये मेरा देखिए पर्सनल रिकमेंडेशन भी है। और जहाँ तक क्वेश्चंस का रिलेशन है तो देखिए, अगर आपकी थीसिस एक परफेक्ट वे में जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सटर्नल फिर आपकी थीसिस को रिजेक्ट कर सकता है। तो बस ये चीज़ें आप ध्यान रखें कि आपका जो यूनिवर्सिटी का जो ऑर्डिनेंस है उसके हिसाब से आपका थीसिस होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव अलग है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पल्लव। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस विभा आपसे है, आरडीसी क्या होता है और इस साइनॉप्सिस सबमिशन क्या होता है, अगर आप कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवाएं। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज़ जो डाउट है वो कई स्कॉलर्स के माइंड में होता होगा, राइट, कि आरडीसी है क्या, सब बोलते हैं पर ये है क्या। तो आरडीसी कुछ नहीं है, इट स्टैंड्स फॉर रिसर्च डिग्री कमिटी। मतलब ये जो है यूनिवर्सिटी की एक कह सकते हैं कि पैनल ऑफ मेंबर्स होती है, जो कमिटी होती है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल कि आपका टॉपिक फाइनलाइजेशन के लिए मेनली वो हेल्पफुल होते हैं, और टॉपिक जो है अप्रूव करना वो उनके कंट्रोल में होता है। So I think it is one of the most important committee in the initial days of your PhD, क्योंकि आपको जब जो है फाइनल करना है टॉपिक तो आप जो है सिनॉप्सिस, जैसे कि दीपक सर ने पूछा, वो आप सबमिट करते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट जिसमें आप अपने रिसर्च को कुछ तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं। इनिशियल अगर मैं कहूँ तो डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि प्रपोजल की भी पल्लव सर ने बात की थी। तो उस तरह से सिनॉप्सिस में आप जो है बेसिक एक लिटरेचर देंगे, आप क्या मेथोडोलॉजी यूज़ करने वाले हैं, क्या आपके एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, वो सारा कुछ जो है आप एक डॉक्यूमेंट के वे में सबमिट करते हैं आरडीसी कमेटी को, पैनल को, और वो जो है उसके बेसिस पे आपका टॉपिक फाइनलाइजेशन अप्रोच जो है, प्रोसेस जो है उसे इनिशिएट करते हैं। और वंस जो आपका टॉपिक अगर अप्रूव हो गया है आपके सिनॉप्सिस के बेसिस पे, तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आरडीसी लेटर मिलता है, जिसे हम यूनिवर्सिटी लेटर भी कई बार बोलते हैं। उस लेटर के बेसिस पे फिर आप अपने पीएचडी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दिस इज द रोल ऑफ आरडीसी कमिटी, इफ आई से। थैंक यू मिस विभा, आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा QR कोड है, अगर कोई भी क्वेश्चन है, आपका फीडबैक है, कोई भी कंसर्न है, तो आप इस QR कोड को स्कैन कर अपना क्वेश्चन हमारी टीम के पास आप पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो रिसर्च राइटिंग पर हो, PhD एडमिशन पर हो, तो हमारा एमले का खुद का YouTube चैनल भी है, जिस पर हम हमेशा बहुत सारी प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। और आई रिकमेंड टू एवरीबडी कि आप इस चैनल पर जरूर विजिट करें, बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको रिसर्च राइटिंग पर भी, और दूसरे प्रोग्राम जो हमारे हैं, PhD के प्रोग्राम है, इंटरनल टास्क है, प्लस आपको टेक्निकल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जैसा कि डॉक्टर पल्लव सर ने बताया है एंड मिस विभा ने बताया है कि काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है रिसर्च राइटिंग पर। सो यहाँ पर एनी क्वेश्चन आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पहले तो आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। और जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं सरप्राइजेस भी लाऊंगा,
तो इस वेबिनार का सरप्राइज़ ये है कि कमेंट सेक्शन में मैंने थीसिस का एक फॉर्मेट को भी पिन किया है, जिसमें आपको इंडेक्स, मेथडोलॉजी, हाइपोथीसिस, इन सब को कैसे अलाइन किया जाता है उसकी बहुत हेल्प मिलेगी। आखिर में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी देना चाहूँगा। हमारी टीम बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार्स देती है जो कई लोगों को पैसे देकर भी नहीं मिलते हैं। तो जो लोगों ने ये वेबिनार मिस कर दिया था वो हमारे अगले वेबिनार में हमारे साथ आ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जिन लोगों के पास वेबिनार अटेंड करने का टाइम नहीं है वो डायरेक्टली हमारी टीम के साथ भी कॉन्टैक्ट करके अपनी रिसर्च राइटिंग के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा और यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, और नीचे दिए गए छोटे से बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रेगुलर आपके पास अपडेट आती रहे ऐसी एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ की। थैंक यू सो मच।